टारगेट मिशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित वन लाइनर प्रश्न तथा उसके हल। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा सवाल है, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कि राष्ट्रवाद जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय चेतना का उदय। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय चेतना का उदय। यदि आपसे कोई पूछेगा कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है। दूसरा जो हमारा सवाल है वो है, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है, यानी कि राष्ट्रवाद की जो उत्पत्ति हुई थी वो किस देश से हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति जो है फ्रांस देश से हुई थी। कहाँ से हुई थी, फ्रांस से। क्यों, क्योंकि फ्रांस में जब क्रांति हुई 1789 की क्रांति, उस समय राजा लुई 16वां था, उसको गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया था और बुर्बो राजवंश को वहां से समाप्त कर दिया गया था। तभी से राष्ट्रवाद का वहां उदय हुआ तथा नेपोलियन ने भी कई सैनिक अभियानों से राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया था। चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति किस घटना से मानी जाती है। तो राष्ट्रवाद की जो उत्पत्ति है वो फ्रांस की क्रांति की घटना से मानी जाती है। फ्रांस की क्रांति की घटना से मानी जाती है। इससे पहले यदि मैं कहूँ तो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन शुरुआत कहा जा सकता है, उसकी नींव कही जा सकती है, रखी जा चुकी थी पुनर्जागरण काल से ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, चौथा सवाल है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी बेटे वो कब हुई थी, 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1789। 14 जुलाई 1789 ईस्वी में बास्तिल के पतन से क्या हुआ था, बास्तिल एक कारागृह होता था जिसमें जो राजा के विरोध में कुछ बोलता था राजा उसे क्या कर देता था, उसमें डाल दिया करता था। तो 1789 ईस्वी को दिन था 14 अप्रैल। उस दिन क्या किया गया था, बास्तिल कारागृह को तोड़ फोड़ कर वहां के कैदियों को रिहा कर दिया गया था। ठीक है ना, उसी दिन फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो डेट था 14 अप्रैल। अगला सवाल है, फ्रांस में किस वंश का शासन था। तो फ्रांस में जो है बुर्बो राजवंश का शासन था। फ्रांस में क्या था, बुर्बो राजवंश का शासन था। क्या था, फ्रांस में किस राजवंश का शासन था, तो फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो छठा सवाल है वो है, जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय वहाँ का राजा कौन था। तो जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, उस समय वहाँ का राजा था लुई 16वां। क्या नाम था उसका, लुई 16वां। क्या नाम था, लुई 16वां वहाँ का राजा हुआ करता था। ठीक है ना, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लुई 16वां के पत्नी का क्या नाम था। 7वां सवाल है, लुई 16वां के पत्नी का क्या नाम था। तो लुई 16वां जो था उसकी पत्नी का नाम क्या था, तो उसकी पत्नी का नाम मैरी एंतवानेट था। मैरी एंतवानेट, मैं लिखता हूं यहाँ पे मैरी एंतवानेट। मैरी एंतवानेट, मैरी एंतवानेट क्या कौन थी, तो मैरी एंतवानेट जो थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। पता है ये इतनी खर्चीली थी, ये औरत इतनी खर्चीली थी, इसीलिए इतिहासकार ने इसका नाम दिया मैडम डेफिसिट। मैडम डेफिसिट, क्या नाम दिया, मैडम डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है कि खर्चा आमदनी से ज़्यादा करने वाले लोगों को, या खर्चा आमदनी से ज़्यादा हो तो उस बजट को या तो उस अर्थव्यवस्था को डेफिसिट कहा जाता है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, यानी कि। अगला सवाल है, इतिहासकार ने लुई 16वां की पत्नी का क्या नाम दिया। इतिहासकार ने लुई 16वां की पत्नी का क्या नाम दिया। अभी मैंने बताया इतिहासकार ने लुई 16वां की पत्नी का नाम मैडम डेफिसिट दिया। क्या दिया, मैडम डेफिसिट। मैडम डेफिसिट नाम
दिया। ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 9वां जो हमारा सवाल है, लुई 16वां की पत्नी किस देश की राजकुमारी थी? तो लुई 16वां की जो पत्नी थी वो ऑस्ट्रिया देश की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया देश की राजधानी ऑस्ट्रिया देश की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना है। कहाँ है? वियना। ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फ्रांस में क्रांति फ्रांस में क्रांति के बाद वहाँ किस शासन का शास कहा जाता है, किस शासक का किसका शासन स्थापित हुआ? यानी कि जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उसके बाद जो है किसका शासन स्थापित हुआ? तो उसके बाद जो है डायरेक्टरी का शासन आया। किसका आया? डायरेक्टरी का शासन। फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन आया? डायरेक्टरी का शासन आया। किसका शासन आया? डायरेक्टरी का शासन आया। ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, डायरेक्टरी का पतन कब और किसके द्वारा हुआ था? तो डायरेक्टरी का पतन जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने कर दिया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट का पिता का क्या नाम था? नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट। और इसका जन्म कब हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी का क्या कर दिया? पतन कर दिया था। 1799 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी का क्या कर दिया था? पतन कर दिया था। आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो सवाल है 12वां नंबर का सवाल है, नेपोलियन बोनापार्ट, यहाँ टाइपिंग एरर है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। इसका आंसर मैं ऑडियंस के लिए छोड़ता हूँ कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है ना। इसका आंसर ऑडियंस बताएंगे। ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का क्या नाम था? तो नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। ठीक है ना। कार्लो बोनापार्ट था। ठीक है ना। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना था? तो नेपोलियन जो है फ्रांस का राजा 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी के पतन से बना था। नेपोलियन ने क्या किया था? एक संविधान लागू किया था। उस नेपोलियन, जैसा कि देखिए सवाल में यहाँ देख सकते हैं, नेपोलियन संहिता कब और किसके द्वारा लागू की गई थी? तो नेपोलियन ने संविधान लागू किया था अपने फ्रांस के जनता के लिए। जनता उसे सिरमौर बना के रखी थी। जनता उसे बहुत चाहती थी। तो इसीलिए 1804 ईस्वी में उसने एक संविधान लागू किया, यानी कि कानून लागू किया, जिसे नेपोलियन संहिता कहा जाता है। तो नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? 1804 ईस्वी में लागू हुआ। अगला जो सवाल है, जर्मन राइन संघ जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन संघ का निर्माण नेपोलियन ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था? जर्मन राइन संघ का निर्माण किया था। जर्मन राइन संघ में कितने रियासतों को मिलाया गया था? तो जर्मन राइन संघ में 39 रियासतों को मिलाकर एक राइन संघ का निर्माण किया गया था। ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध जो हुआ था, उसमें मित्र राष्ट्र तथा नेपोलियन के बीच युद्ध हुआ था। नेपोलियन के बीच युद्ध हुआ था। तो मित्र राष्ट्र के जो भी देश थे, ठीक है, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ये सब जो देश थे वो मित्र राष्ट्र के तरफ आते थे। ठीक है ना। तो मित्र राष्ट्र के जो देश थे वो नेपोलियन के साथ 1815 में युद्ध किए और नेपोलियन बेचारा क्या हो गया? हार गया। और जब नेपोलियन हार गया तो उसे क्या कर दिया गया? उसे हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? हेलेना द्वीप पर। यदि आपसे कोई पूछेगा वाटरलू के युद्ध के बाद नेपोलियन को कहाँ भेज दिया गया, तो हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, वाटरलू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? सवाल का जवाब मैंने पहले ही दे दिया। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? नेपोलियन की हार हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था, जिसके बाद क्या किया गया था? नेपोलियन को क्या कर दिया गया था? वाटरलू के युद्ध के बाद उसको यहाँ से भगा दिया गया था, भेज दिया गया था। कौन से द्वीप पर भेज दिया गया था? हेलेना द्वीप पर।
वाटरलू के युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को कहाँ भेज दिया गया? तो नेपोलियन को जो है हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था। आंसर क्या होगा? हेलेना द्वीप पर उसको क्या कर दिया गया था? भेज दिया गया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो 20वां सवाल है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। और वियना सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्षता कहें या तो वियना सम्मेलन का नेतृत्व कहें, वो कर रहा था मेटरनिक। कौन कर रहा था? मेटरनिक कर रहा था। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था बेटा, ऑस्ट्रिया का चांसलर। ठीक है ना? मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। कैसा था? घोर प्रतिक्रियावादी था। कैसा था? घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है ना? घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है। अगला सवाल, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी? तो वियना सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो मेटरनिक के द्वारा की जा रही थी। किसके द्वारा? मेटरनिक के द्वारा करी जा रही थी। और मेटरनिक 1815 से लेकर 1848 के युग को क्या कहा जाता है? 1815 से लेकर 1848 के बीच के युग को कहा जाता है मेटरनिक युग कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक युग कहा जाता है। तो मेटरनिक युग कब से कब तक कहा जाता है? 1815, क्योंकि 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था और 1848 तक वो क्या किया था? शासन किया था। यानी कि उसके बाद उसका अंत हो गया था। उसका क्या हो गया था? अस्तित्व इस धरती पर से समाप्त हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक बेटा, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। ही वाज चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है ना? या क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था बेटा। ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी। कहाँ थी? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी। कहाँ थी? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी। अगला सवाल है, वियना में सम्मेलन के बाद फ्रांस में कौन सी व्यवस्था फिर से लागू हुई? तो फ्रांस में जो है पुरातन व्यवस्था लागू हुई। कौन सी व्यवस्था? पुरातन व्यवस्था लागू हुई। क्या लागू हुई बेटा? पुरातन व्यवस्था। पुरातन व्यवस्था मतलब पुनः राजतंत्र को लागू करने का प्रयास किया गया। इसीलिए वहां पर बुर्बो राजवंश को लाया गया। कौन सा राजवंश? बुर्बो राजवंश। राजा किसे बनाया गया? राजा बनाया गया लुई 18वां। राजा बनाया गया लुई 18वां को। ठीक है ना बेटा? याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में कौन वंश की स्थापना फिर से हुई? तो वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में जो है बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई। कौन से राजवंश की बेटा? बुर्बो राजवंश की। बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई। याद रखिएगा। अगला सवाल है, वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का राजा कौन बना? तो वियना सम्मेलन के बाद बेटा लुई 18वां राजा बना। कौन बना? लुई 18वां राजा बना। याद रखिएगा। 1824 ईस्वी में लुई 18वां क्या हो गया था? लुई 18वां मर गया था। मर गया। 1824 ईस्वी में लुई 18वां क्या हो गया था बेटा? मर गया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लुई 18वां के बाद फ्रांस का राजा कौन बना? बेटा लुई 18वां जब मरा ना, तो लुई 18वां के बाद फ्रांस का राजा चार्ल्स दसम बना बेटा। चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम ने किसे प्रधानमंत्री बनाया? चार्ल्स दसम ने पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। पोलिगनेक। पोलिगनेक क्या था इसका? प्रधानमंत्री था बेटा, प्रधानमंत्री। चार्ल्स दसम और लुई 18वां कैसा था? ये दोनों घोर प्रतिक्रियावादी था। घोर प्रतिक्रियावादी था। लुई 18वां के द्वारा किए गए सुधारों को इसने क्या किया? दबा दिया था बेटा। याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लुई 18वां की मृत्यु कब हुई थी? तो लुई 18वां की मृत्यु बेटा 1824 ईस्वी में हुई थी। 1824 ईस्वी में हुई थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि लुई 18वां के बाद फ्रांस की गद्दी पे कौन बैठा? लुई 18वां के बाद फ्रांस की गद्दी पे चार्ल्स दसम बैठा बेटा। चार्ल्स दसम। ठीक है ना? याद रखिएगा। चार्ल्स दसम बैठा था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चार्ल्स दसम ने किसे अपना प्रधानमंत्री बनाया? तो चार्ल्स दसम ने पोलिगनेक, किसे? पोलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया। पोलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है। यहीं पे हमारा ऑब्जेक्टिव 30 के 30 ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं और
फिर मिलेंगे। जो आगे लेक्चर होगा उसका भी ऑब्जेक्टिव टारगेट मिशन के ही यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा, और लेक्चर जरूर पढ़िए और टारगेट मिशन यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे कि आप जाकर पढ़ाई करें और टेस्ट दें और अच्छे नंबर प्राप्त करें। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।